सभी बंधुओं को नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं टेस्ट नंबर 4 मुख्य सेविका का। ठीक है, तो इन टेस्टों को आप लोग कंटिन्यू करते रहिए, एक बार दो बार देखिए। और एक और बात, उस क्वेश्चन से सोचिए कि 4-5 क्वेश्चन हम निकाल के लाएँ। ठीक है, जैसे मैं अभी थोड़ा सा उसको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा उसके बारे में अपने सोचने के तरीक़ों को बदलना होगा क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, क्वेश्चंस तो एक ही होते हैं, लेकिन तरीका कई हो जाता है एक ही क्वेश्चन पूछने का, तो आपको उन तरीक़ों में भी बदलाव लाने होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। ठीक है, 11 माह की समय सीमा से बालक को दिए जाने वाला आहार होना चाहिए। मतलब कि 11 माह के बाद जो बालक को आहार क्या दे सकते हैं आप हम लोग। ठीक है, मतलब कि जो छोटा बालक होता है 11 माह का, 11 मतलब कि 11 महीने का, 11 माह मतलब 11 महीने का, उसको जो है क्या हम लोग आहार दे सकते हैं। तो उस पर ये प्रश्न है। ठीक है, उसमें है नरम दाल। ठीक है, मतलब नरम दाल का मतलब होता है कि बनी बनाई दाल, कच्ची दाल नहीं। जैसे चना भिगो के नहीं खिला सकते उसको आप। दाल को उबाल के, जो हम लोग दाल का पानी पीते हैं, दाल होता है, उसकी बात करें। जो हम दाल खाते हैं, दाल रोटी, उसकी बात हो रही है। दलिया दाल, दलिया में दाल डाल के। ठीक है, चावल दाल या ऊपर के सभी। ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन से पहले मैं उत्तर बताऊंगा, फिर बताऊंगा कि इस क्वेश्चन से और हम लोग क्या सीख सकते हैं। ठीक है, तो 11 माह के बच्चे को हम लोग नरम दाल भी दे सकते हैं, दलिया और दाल भी दे सकते हैं, चावल दाल भी दे सकते हैं। मतलब कि इसका उत्तर जो होगा वो क्या होगा, डी होगा। इसका उत्तर जो होगा डी ऑप्शन होगा। उपरोक्त सभी, मतलब कि ऊपर के सभी सही हैं। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन से हमें ये सीखने को मिला कि जो ये नरम दाल है, दलिया है, दाल चावल है, ठीक है, ये 11 माह के बच्चों को हम लोग दे सकते हैं। और ऐसा ये चीज़ हम लोग दिमाग में इस चीज़ से ये भी सीख गए कि दे सकते हैं, तो ऐसा अन्य प्रश्न बन के आएगा तो उसमें जो है इस चीज़ को हम जब याद रखेंगे, देखिए जब इस चीज़ को याद रखेंगे तो भी आसानी से कर पाएंगे। तो अपने कंसेप्ट को क्लियर भी रखना है कि 11 माह के बच्चों को ये दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने एक चीज़ सीखा भी है। ठीक है, खाली क्वेश्चन अटेंड करने की बात नहीं है, सीखने की भी बात है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका के संदर्भ में सत्य कथन को चुनिए। ठीक है, ठीक है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सामान्यतः उसी गांव की होती है। ठीक है, सामान्यतः कहाँ की होती है, उसी गांव की होती है। ये असत्य की बात हो रही है, सत्य की बात नहीं हो रही है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ध्यान रखिएगा। असत्य मतलब कि असत्य की बात हो रही है। ठीक है, असत्य की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है सामान्यतः उसी गांव की होती है, सही बात है। वह आंगनबाड़ी की प्रमुख कार्यकर्ता है। ठीक है, आंगनबाड़ी जो है, आंगनबाड़ी क्या है, प्रमुख कार्यकर्ता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को किसी कार्य को निष्पादित नहीं करती है, ये जो है क्या है, गलत है। बहुत कार्य होता है आंगनबाड़ी को, जो है बहुत सारे कार्य होते हैं, सब बता चुके हैं क्या काम होते हैं। छोटे बच्चों को पढ़ाना, बाल बालिका वालों को पढ़ाना, एएनएम का हेल्प करना। ठीक है, समाज सेवी सहयोग लेके अन्य कार्य जो भी सरकार की आती हैं उसको बंटवारा करना, और गर्भवती महिलाओं को और उनके छोटे बच्चों को पोषित आहार प्रोवाइड करवाना। ठीक है, ये सब दिलवाना, ये सब जो है काम होता है। 6 वर्ष से कम की आयु के बच्चों के लिए मातृ और बाल सुरक्षा कार्डों का रखरखाव करना। मतलब 6 वर्ष की जो कम आयु के बच्चे हैं और उनकी माता है, उनके बाल सुरक्षा कार्डों का भी रखरखाव करती हैं। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है, असत्य है, मतलब कि असत्य की बात नहीं, असत्य की बात पूछ रही हैं। ठीक है, तो इसमें जो है होगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी। इसमें जो इसमें लिखा है कि इसका उत्तर हो जाएगा सी, क्योंकि असत्य यही है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं किसी कार्य को निष्पादित नहीं करती, बहुत काम होते, बता चुका हूँ आपको। तो जो पहला ऑप्शन वो भी सही है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सामान्यतः उसी गांव की होती है। जो बी है वह आंगनबाड़ी की प्रमुख कार्यकर्ता, वो भी सही है। और सी, वह 6 से कम उम्र के आयु के बच्चे के लिए मातृ और बाल सुरक्षा कार्डों का रखरखाव करती है। देखिए इन 3 पॉइंटों से हमें जो है एक इस तरह से क्या पता चला कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का जो है क्या क्या भूमिका है, ये भी हमें पता चला। ठीक है, तो इन पॉइंटों को आपको याद भी रखने हैं, क्योंकि ये पॉइंट अन्य प्रश्नों में अलग तरीके से बन के आ सकते हैं। तो आपको कंसेप्ट क्लियर रखना है, आपको ज्ञान को बढ़ाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। मिसप्रिंट के लिए क्षमा चाहूँगा। ठीक है, असत्य था, वो सत्य नहीं था। निम्नलिखित में से हिंदू विवाह का सही उद्देश्य है। ठीक है, निम्नलिखित में से हिंदू विवाह का सही उद्देश्य क्या है। ठीक है, जो ऑप्शन है उसी के हिसाब से आपको बताने हैं। ठीक है, संतान को जन्म देना, अधिक दहेज की प्राप्ति, बच्चों को कानूनी रूप देना, व्यक्तित्व का संतुलित विकास करना। ठीक है, तो देखिए जो हिंदू विवाह का सही उद्देश्य है दिए गए ऑप्शंस के हिसाब से
उसमें आपका हो जाएगा 3 का ए, संतान का जन्म देना। पहला क्या था? पहला था हिंदू विवाह का जो करने का मुख्य उद्देश्य था कि धार्मिक अनुष्ठान के लिए था। दूसरा क्या था कि हमें संतान का जन्म देना है, मतलब कि जनसंख्या बढ़ाने के संतान उत्पत्ति करनी है। और तीसरा क्या था? रति क्रिया, मतलब कि काम इच्छा को पूर्ति करना। ठीक है, तो इस हिसाब से निम्नलिखित में से हिंदू विवाह का सही उद्देश्य हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से संतान को जन्म देना। ठीक है, आते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। किस पे आते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू विवाह का सही उद्देश्य नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू विवाह का सही उद्देश्य नहीं है? कौन सा सही उद्देश्य है नहीं है? दहेज प्राप्त करना, पुत्र जन्म, धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति और पुरुषार्थ के रूप में काम की संतुष्टि करना। ध्यान रखिए क्या पूछ रहा है कि सही उद्देश्य नहीं है की बात हो रही है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू विवाह का सही उद्देश्य नहीं है? दहेज प्राप्त करना, पुत्र का जन्म, धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति और पुरुषार्थ के रूप में काम की संतुष्टि करना। तो ये तीनों तो हम लोग बहुत बार जो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसमें कौन सा नहीं है? तो 4 का हो जाएगा उत्तर आपका ए, दहेज प्राप्त करना जो है हिंदू विवाह का सही उद्देश्य नहीं है। जबकि पुत्र का जन्म देना, धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति करना, मतलब धार्मिक अनुष्ठानों की पूर्ति करना और पुरुषार्थ के लिए काम की संतुष्टि करना भी क्या है? हिंदू विवाह का क्या है? उद्देश्य है। ठीक है, तो नहीं पूछ रहा है तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। अब इन प्रश्नों से आपको एक थ्योरी भी क्लियर होगा कि हिंदू जो है विवाह का क्या उद्देश्य है। तो आप अपने ज्ञान को बढ़ाते चलिए, ज्ञान है तो एग्जाम चुटकियों में निकलते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके किस पे? 5 पे, कि महिलाओं के लिए समान पारिवारिक अधिनियम लागू हुआ। समान पारिवारिक अधिनियम, ठीक है, समान पारिवारिक अधिनियम लागू हुआ। ये पारिवारिक नहीं है, क्या पारिश्रमिक है? क्या है? समान पारिश्रमिक अधिनियम। ठीक है, पारिश्रमिक अधिनियम लागू हुआ। महिलाओं के लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम लागू हुआ का मतलब क्या है कि समान काम के लिए समान वेतन, समान काम के लिए एक समान काम के लिए एक समान वेतन। ठीक है, मतलब कि अगर महिला भी, पुरुष जो काम, पहले क्या होता था कि बहुत जगह ऐसा होता है कि जो पुरुष काम करते हैं, ठीक है, जो पुरुष काम करते हैं उसको क्या किया जाता है? उसको सेम काम महिलाएं भी करेंगी तो, लेकिन पुरुषों को अधिक पैसा मिलेगा और महिलाओं को कम मिलेगा। ठीक है, तो ये महिलाओं के लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम कब लागू किया गया? मतलब कि समान काम करेंगे, एक ही काम करेंगे तो आप जो है एक ही वेतन की भागीदार होंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन दिया हुआ 1986, 1989, 1976 और 1988। ठीक है, तो 5वें का आपका उत्तर हो जाएगा सी, 1976 में महिलाओं के लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम लागू हुआ। मतलब कि समान काम के लिए समान सैलरी या समान जो है वेतन। ठीक है, एक ही बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। महिलाओं को पितृ संपत्ति में अधिकार इसी कोड में दिया गया। मतलब कि महिलाओं को जो है पिता के जो है धन में अधिकार जो है किस कोड में दिया गया? ठीक है, तो ये देखिए हिंदू कोड बिल में, कि मुस्लिम अधिनियम में, कि दहेज निरोधक कानून में, भ्रष्टाचार निरोधक कानून में। महिलाओं का पितृ संपत्ति में अधिकार इसी कोड में दिया गया, हिंदू कोड बिल में, कि मुस्लिम अधिनियम में, कि दहेज निरोधक बिल कानून में, कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून में। सारे पॉइंट्स में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, सारे पॉइंट डिस्कस कर चुका हूँ। और आपको अगर दिक्कत हो रही है, देखिए जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सारा मैं बता चुका हूँ बार बार। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो जाकर पिछला वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो महिलाओं का पितृ संपत्ति में अधिकार इसी कोड में दिया जाता है। तो किस कोड में दिया जाता है? तो 6 का उत्तर हो जाएगा आपका हिंदू कोड अधिनियम। मतलब इस कोड में क्या है कि महिलाओं को अपने पिता में संपत्ति में भी अधिकार दिया गया। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या आते हैं? देखिए कुछ मिसप्रिंटिंग हुई थी, मैं उसको क्लियर कर दिया हूँ, एक असत्य वाला और एक जो है पारिश्रमिक वाला। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान मत दीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन मैं सब सही बता रहा हूँ। ये मैं आपको कंफर्म कर दे रहा हूँ कि क्वेश्चन सब सही बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। किस पे? क्वेश्चन नंबर 7 में, निम्नलिखित राज्यों में से सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में? देखिएगा, सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? मतलब कि 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा में, 1 किलोमीटर बाद बता, 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा में सबसे कम लोग कहाँ रहने वाले हैं?
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वो राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान का है कि नागालैंड का है कि जम्मू कश्मीर का है कि हिमाचल प्रदेश का है। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? इसका उत्तर हो जाएगा 7 का सी। क्या हो जाएगा? 7 का सी, जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित राज्य में सबसे कम जनसंख्या का तो जो होगा वो किसका होगा? वो होगा जम्मू कश्मीर का। जो भी राज्य दिए हुए हैं उनकी बात हो रही है, ध्यान रखिएगा ऑप्शंस के हिसाब से। तो 7 का सी हो जाएगा जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, ठीक है। 2011 के सेंसेक्स के अनुसार भारत की कुल आबादी कितनी है? ठीक है, 2011 की जनगणना, सेंसेक्स मतलब क्या होता है? जनगणना। जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी कितनी है? तो 100 करोड़ है, 101.7 करोड़ है, 102.5 करोड़ है या 121 करोड़ है। तो आपका 8वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। डी कौन सा हो जाएगा? डी मतलब कि आपका उत्तर हो जाएगा 121 करोड़ जनसंख्या जो है 2011 के सेंसेक्स के अनुसार थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। किस पे आते हैं? 9 पे आते हैं। भारत में दहेज निरोधक संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? ठीक है, भारत में दहेज को रोकथाम हेतु संशोधन निरोधक संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? आपका ऑप्शन है 1955, 1956, 1984 या 1961। इस क्वेश्चन को मैं कई बार बताया हूँ, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका 9 का डी, 1961, ठीक है। चलिए कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए, ठीक है। एकदम धड़ाधड़ चल रहा है आपका एग्जाम की तैयारी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे, आज के अंतिम प्रश्न पे, कि दहेज प्रथा पर नियंत्रण कैसे संभव है? ठीक है, सामाजिक दहेज प्रथा पर नियंत्रण कैसे प्राप्त किया जा सकता है? सामाजिक चेतना द्वारा, धर्म गुरुओं के व्याख्यान द्वारा, ठीक है, धर्म गुरु के व्याख्यान द्वारा, महिलाओं के आंदोलन द्वारा या राजनीतिक दबाव द्वारा। तो मतलब कि कहना कि दहेज पर नियंत्रण कैसे पाया जा सकता है समाज में? तो सामाजिक चेतना मतलब समाज को जागरूक करके, या धर्मगुरुओं के व्याख्यान, धर्मगुरु जो व्याख्या करें उसके बारे में, तो महिलाओं के आंदोलन द्वारा या राजनीतिक दबाव द्वारा। तो सबसे इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? 10 का ए होगा, सामाजिक चेतना द्वारा। समाज को जगा के कि भैया दहेज लेना और देना दोनों क्या है? कानूनी जुर्म है, और क्या है? एक सामाजिक अभिशाप भी है, कुरीतियाँ भी हैं, बुराई भी है, सामाजिक बुरी प्रथा भी है, ठीक है। इसी के साथ हम आज के करते हैं टेस्ट सीरीज समाप्त। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।